हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं हूं पिंकी गोयल। आपको अब नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। हम एनसीईआरटी का 5th चैप्टर ले रहे हैं हम, क्योंकि मेरे जिस स्टूडेंट से बात हुई उन्होंने बोला कि मैम ये चैप्टर इजी तो है पर फिर भी कुछ थोड़ा बहुत समझ में नहीं आया। ठीक है, तो अगर थोड़ा सा कड़वी बात कहूँ तो ये कहूँगी कि अगर 10th ठीक से पढ़ी होती तो इस चैप्टर में इतनी दिक्कत नहीं आती। तो हम प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस ये चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। एनसीईआरटी की बुक में ये 5th चैप्टर है और एचएससी की बुक के अकॉर्डिंग ये 3rd चैप्टर है। ओके, तो प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, क्योंकि हम मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस पढ़ चुके हैं तो हमें पता है कि इनहेरिटेंस क्या होता है। इनहेरिटेंस का मतलब क्या है, कोई भी कैरेक्टर या कोई भी ऐसा प्रोडक्ट मटेरियल जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर हो रहा है उसे हम इनहेरिटेंस कहते हैं। ठीक है, क्या हो रहा है, जीन मतलब डीएनए का जो पार्ट है वो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर होता है, उसे इनहेरिटेंस कहते हैं। और वेरिएशंस, जब ये ट्रांसफर हो रहा है, कोई भी कैरेक्टर अगर पेरेंट्स से उनके डॉटर में या सन में ट्रांसफर हो रहा है, कोई भी कैरेक्टर, अगर उसमें कोई वेरिएशन आ जाती है, कोई भी चेंज आ जाता है, उसे वेरिएशंस कहते हैं। ठीक है, अब वो किस तरह से चीजें ट्रांसफर होती हैं और क्या वेरिएशंस आती हैं उसके बारे में देखना है हमें। ओके, तो हमारा चैप्टर प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, यहाँ पे हम इनहेरिटेंस मतलब एक कैरेक्टर दूसरे कैरेक्टर में ट्रांसफर होता है, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर होता है, उसमें कौन कौन से प्रिंसिपल्स फॉलो होते हैं, कौन साइंटिस्ट थे जिन्होंने इन प्रिंसिपल्स के बारे में बताया, सब चीजों के बारे में हम देखेंगे। यहां देखिए, सबसे पहला पार्ट जो इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं वो है मेंडल्स के लॉज। मेंडल के बारे में आपने 10th क्लास में सुना होगा, ग्रीगर जॉन मेंडल, जिन्हें हम फादर ऑफ जेनेटिक्स भी कहते हैं। ठीक है, फादर ऑफ जेनेटिक्स भी कहते हैं। इन्होंने हेरिडिटी या फिर इनहेरिटेंस, हेरिडिटी और इनहेरिटेंस एक ही होता है, इन दोनों के ऊपर कुछ इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स या लॉज दिए थे, उनके बारे में स्टडी करेंगे। उन लॉज को समझाने से पहले मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में बताना चाहती हूं जो आपको जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, तो इन सभी टर्म्स में सबसे पहला मैं देखती हूं जेनेटिक्स। जेनेटिक्स क्या होता है, देखो, द स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस, हेरिडिटी, वेरिएशन ऑफ कैरेक्टर्स और स्टडी ऑफ जीन्स एंड क्रोमोसोम्स। इसमें क्या लिखा हुआ है कि हम हेरिडिटी, इनहेरिटेंस, जो भी हम चैप्टर पढ़ रहे हैं हेरिडिटी इनहेरिटेंस का, या फिर वेरिएशंस के बारे में या जीन्स के बारे में स्टडी करते हैं, क्रोमोसोम्स के बारे में स्टडी करते हैं। ये सारी चीजें किसके अंदर इंक्लूड करते हैं, जेनेटिक्स के अंदर। तो जेनेटिक्स क्या है, इसमें सभी तरह के जीन से रिलेटेड जो भी चीजें होती हैं उन सबको स्टडी करना जेनेटिक्स कहलाता है। नाम से देख लीजिए, नाम में जीन आ रहा है भाई, जेनेटिक्स के नाम में जीन है, तो जीन की स्टडी, जीन के ऑल अराउंड जो भी स्टडी कर रहे हैं उसको जेनेटिक्स कहते हैं। तीसरा देखिए, इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस का क्या है, द ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू प्रोजेनी। अच्छा, प्रोजेनी वर्ड जो है ये जेंडर न्यूट्रल वर्ड होता है। कैसा होता है, जेंडर न्यूट्रल कह लो या फिर सेक्स न्यूट्रल कह लो। ठीक है, सेक्स न्यूट्रल या जेंडर न्यूट्रल होने का मतलब क्या है कि अगर किसी भी पेरेंट का कोई ऑफस्प्रिंग या बेबी पैदा होता है तो वो कैसा है, वो मेल है या फीमेल है, उसको स्पेसिफाई नहीं कर रहे हैं। हम साइंस में जेंडर न्यूट्रल वर्ड्स को यूज करते हैं जिसे कहते हैं प्रोजेनी। प्रोजेनी या फिर एक और वर्ड यूज किया जाता है ऑफस्प्रिंग, जो आपने कई बार सुना होगा। ठीक है, तो प्रोजेनी ले लो या ऑफस्प्रिंग ले लो, दोनों ही कैसे हैं, जेंडर न्यूट्रल है, इसीलिए इसको ज्यादातर यूज किया जाता है। ओके, तो ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स, जो भी कैरेक्टर्स ट्रांसमिट होंगे कहां से कहां, पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग्स में या प्रोजेनी में, वही बेसिस है हेरिडिटी का, उसी को हेरिडिटी या फिर इनहेरिटेंस कहते हैं। वेरिएशन देखिए, वेरिएशन मतलब अलग अलग जो कैरेक्टर्स हैं, डिफरेंस बिटवीन पेरेंट्स एंड ऑफस्प्रिंग्स। हमें पेरेंट्स और ऑफस्प्रिंग्स में जो भी बदलाव देखने को मिलते हैं, जो भी चेंजेस देखने को मिलते हैं, उन्हें हम वेरिएशंस कहते हैं। बस, अब मैं बार बार कैरेक्टर बोल रही हूं। कैरेक्टर क्या होता है, देखो, अ हेरिटेबल फीचर अमॉन्ग द पेरेंट्स एंड ऑफस्प्रिंग्स। अगर किसी पेरेंट से कोई ऑफस्प्रिंग ने
कोई कैरेक्टर गया है, जैसे मेरी आंखें जो है वो मेरे पापा के जैसे दिखती हैं, ठीक है, तो मेरे फादर में से उनका आई का कलर या शेप जो है वो मेरे पास ट्रांसफर हुआ है, वो आई का कलर या आई का शेप क्या हो गया, कैरेक्टर हो गया, ठीक है, तो ये हो गया आई कलर। ओके, नेक्स्ट है हमारा ट्रेट। अब देखो ट्रेट और कैरेक्टर दोनों एक जैसे ही वर्ड्स हैं, दोनों सिनोनिम्स की तरह यूज किए जाते हैं, कैरेक्टर और ट्रेट। वेरिएंट्स ऑफ ए कैरेक्टर, इसमें ऐसा क्या किया जाता है, ट्रेट्स का मतलब क्या होता है कि हम जिस भी कैरेक्टर की बात करेंगे उसमें अलग अलग फॉर्म्स होंगी। जैसे अगर आई कलर की बात कर रहे हैं, आई कलर क्या है, कैरेक्टर है, उसके ट्रेट के बारे में बात करेंगे तो वो क्या हो जाएगा कि ब्राउन कलर या फिर ब्लैक कलर, ठीक है, ब्राउन आई या फिर ब्लू आई या फिर ब्लैक आई, ठीक है। तो इस तरह से हम कैरेक्टर किसको कह रहे हैं, कैरेक्टर मतलब कोई एक चीज हमने ले ली, जैसे आई कलर ले लिया, स्किन कलर ले लिया, कलर की बात ना करें तो शेप ले लिया, साइज ले लिया, हाइट ले ली, तो ये सब क्या कहला रहे हैं, कैरेक्टर कहला रहे हैं। और इनके अंदर जो डिफरेंशिएशन होगा, इनके अंदर जो वेरिएशंस देखेंगे उनको ट्रेट्स कहेंगे। ओके, पर जनरली क्या किया जाता है, ट्रेट्स और कैरेक्टर को एक ही जैसा मान लिया जाता है, एक्चुअली में ये एक जैसे होते नहीं। ओके, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है एलिलोमॉर्फ्स या फिर जिसको हम एलिल्स कहते हैं। अल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ ए जीन, अगर किसी जीन की अल्टरनेटिव फॉर्म्स है, जैसे मैंने आपको ट्रेट्स के बारे में बताया, ट्रेट्स में क्या हो सकता है, कैरेक्टर के अलग अलग वेरिएशंस हो सकते हैं। आई कलर के लिए हम ब्राउन आई भी देख सकते हैं, ब्लू आई भी देख सकते हैं, ब्लैक आई भी देख सकते हैं। इसी तरह से जो भी हमारे पास एलिल्स होते हैं उसमें भी क्या होता है, अलग अलग तरह के ट्रेट्स दिखाई देते हैं। जैसे मेरे पास एक हाइट का कैरेक्टर है, मेरे पास कौन सा कैरेक्टर है, हाइट का कैरेक्टर। इस हाइट के कैरेक्टर में मेरे पास दो तरह के जीन्स हैं, एक टॉल का जीन है, एक ड्वार्फ का। ये टॉल जीन और ये ड्वार्फ जीन, ये दोनों क्या कहलाएंगे, एक कैरेक्टर के एलिल्स कहलाएंगे, ठीक है, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अल्टरनेट है। या तो कोई प्लांट जो है वो टॉल हो सकता है या फिर कोई प्लांट जो है वो ड्वार्फ हो सकता है, ठीक है। तो दो फॉर्म्स हो गए हमारे कैरेक्टर के, उनको हम क्या कह रहे हैं, एलिल्स कह रहे हैं। ओके, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट कंडीशन आती है होमोजाइगस। होमोजाइगस एक कंडीशन है जहां पे जीन्स को हम सिमिलर फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है। अगर जीन्स सिमिलर है तो उनको होमोजाइगस कहेंगे। होमो का मतलब होता है सेम, होमो का मतलब क्या होता है, सेम होता है। देखिए होमो का मतलब सेम होता है, तो जहां पे सेम तरह के जीन्स प्रेजेंट होंगे उसे हम होमोजाइगस कहेंगे, और अगर जहां पे अलग अलग तरह के जीन्स प्रेजेंट होंगे उसको हेट्रोजाइगस कहेंगे, ठीक है। सेम जीन्स होमोजाइगस, अलग अलग जीन्स हेट्रोजाइगस। सेम जीन्स कैसे, जैसे मैंने आपको बताया एक एलिल है मेरे पास टॉल का, ठीक है, एक टॉल का एलिल है, उसके साथ अगर दोबारा से टॉल का एलिल लगा हुआ है, मतलब किसी ऑफस्प्रिंग में या फिर किसी भी इंडिविजुअल में अगर एक एलिल जो है या एक क्रोमोसोम जो है वो किसी एक पर्टिकुलर जीन का है, जैसे मान लेते हैं कैपिटल टी का है, तो दूसरा जो क्रोमोसोम होगा वो भी कैपिटल टी का होना चाहिए। अब ये देखो कैसे होता है, यहाँ पे हम दो बार क्यों लिखते हैं कैपिटल टी क्यों लिखते हैं, क्योंकि हमारे जितने भी क्रोमोसोम्स होते हैं वो कैसे होते हैं, पेयर में होते हैं। हमारे पास क्रोमोसोम्स कैसे होते हैं, पेयर के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। देखो कभी भी अकेला नहीं होता। ये कंडीशन देखो, ये एक क्रोमोसोम है, इस क्रोमोसोम के ऊपर एक जीन प्रेजेंट है जिसको हम बोल रहे हैं कैपिटल बी, ठीक है, कैपिटल बी जीन प्रेजेंट है। ये दूसरा क्रोमोसोम है, इसी इंडिविजुअल का दूसरा क्रोमोसोम है, इसके पास जो इस वाले क्रोमोसोम पे भी क्या है, कैपिटल बी है, तो इस कंडीशन को हम कहेंगे होमोजाइगस। इस कंडीशन को क्या कहेंगे, होमोजाइगस। अच्छा, कैपिटल होने का मतलब क्या है कि हम उसको डोमिनेंट मान रहे हैं, ठीक है। जब भी किसी जीन को हम कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं तो मतलब वो क्या है, डोमिनेंट जीन है। डोमिनेंट क्या होता है, डोमिनेंट का मतलब है वो गुंडा है भाई, हर जगह जाएगा, अपने आप को शो करेगा, ठीक है, इसीलिए हम इसको डोमिनेंट जीन कह रहे हैं। और अगर कहीं पे स्मॉल लेटर से अपन ने रिप्रेजेंट किया है किसी जीन को, तो स्मॉल लेटर का मतलब है कि वो रेसेसिव जीन है। कैसा है, रेसेसिव जीन है, ठीक है। स्मॉल लेटर से डिनोट करने का मतलब है कि वो क्या है, रेसेसिव है, मतलब वो अपने आप को छुपा के रखेगा। अगर
वो कहीं भी जाएगा तो जनरली शो नहीं होता है। ओके, अगर डोमिनेंट साथ में होगा और रेसेसिव साथ में होगा तो क्या होगा, डोमिनेंट ही अपने आप को शो करेगा, वही ज्यादा इफेक्टिव है, वही ज्यादा गुंडों की तरह बिहेव करता है, तो इसीलिए यहाँ पे कैपिटल बी शो होगा। इस कंडीशन को जहां पे दोनों अलग अलग लेटर्स है उनको हेट्रोजाइगस कहेंगे। ठीक है, और अगर मान लेते हैं दोनों ही तरफ स्मॉल बी है तो यहाँ पे भी सेम सेम हो गया ना। अगर दोनों क्रोमोसोम पे स्मॉल बी है तो क्या हो गया, तब भी सेम सेम हो गया, तो इसको होमोजाइगस कहेंगे। अगर मैं शॉर्ट आराम से समझाऊं आपको तो कहीं भी आपको सेम तरह के लेटर मिले, मतलब कैपिटल मिले तो होमोजाइगस है, स्मॉल मिले तो होमोजाइगस है। पर अगर कहीं पे कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर एक साथ आ जाते हैं तो उसको हम कहेंगे हेट्रोजाइगस कंडीशन। समझ में आया क्या हुआ? अगर ये कंडीशन है, कोई और लेटर ले लेते हैं, जैसे कैपिटल ए लिया है तो ये क्या है, होमोजाइगस कंडीशन है। स्मॉल ए लिया है तो ये क्या है, ये भी होमोजाइगस कंडीशन है। पर अगर मैंने कैपिटल ए और स्मॉल ए को साथ में लिख दिया है, ठीक है, दो अलग अलग, एक कैपिटल है एक स्मॉल लेटर है, इनको अलग अलग साथ में लिख दिया है, तो फिर ये कैसा हो जाएगा, हेट्रोजाइगस हो जाएगा। अच्छा मैम, अगर आपने लेटर चेंज कर दिया तो दो लेटर एक साथ आ गए तो देखो, कैपिटल ए और कैपिटल बी अभी भी ये कैसा है, होमोजाइगस। हमें लेटर से फर्क नहीं पड़ता भाई, हमें क्या होता है, लेटर से फर्क नहीं पड़ता, हमें फर्क पड़ता है कि वो कैपिटल है या स्मॉल है। ठीक है, अगर सारे कैपिटल हुए या सारे स्मॉल हुए तो हम क्या कहेंगे कि वो होमोजाइगस है, और अगर कुछ एक छोटा बड़ा ऐसा कुछ हुआ तो उसको कहेंगे हेट्रोजाइगस है। समझ में आया सबको? अच्छा, एक और छोटा सा क्वेश्चन है जो मेरे को सब लोग पूछते हैं कि मैम आप कैपिटल और स्मॉल से समझा देते हो ऐसे, तो उसमें कोई डिफरेंट कुछ और भी तो होता है ना। अगर ऐसी कंडीशन हुई तो कैपिटल ए स्मॉल बी, अब ये कैसी कंडीशन है, ये होमोजाइगस है या हेट्रोजाइगस है, ये कैसा है? अब ये बताओ इन दोनों में से कौन सा होमोजाइगस है और कौन सा हेट्रोजाइगस है। आपको ध्यान से देखना है कि यहाँ पे अगर सिर्फ एक अलग अलग लेटर्स को देखें तो यहाँ पे कैपिटल ए दोनों एक जैसे हैं, दोनों कैपिटल है, ठीक है, तो ये कंडीशन क्या हुई, होमोजाइगस। इस वाले में देखो यहाँ दोनों स्मॉल है तो ये कंडीशन कैसी हुई, होमोजाइगस। तो इस पूरे को हम क्या मानेंगे कि ये होमोजाइगस है। कैसा है, होमोजाइगस, मतलब क्रोमोसोम्स के पास सेम टाइप के जीन्स हैं, इसीलिए इसको होमोजाइगस मानेंगे। पर अगर अपन बोले कि यहाँ पे एक कैपिटल ए है फिर एक स्मॉल ए है, ये तो हेट्रोजाइगस कंडीशन हो गई। ये कैसी हो गई, हेट्रोजाइगस कंडीशन। यहाँ पे स्मॉल बी ये होमोजाइगस हो गई। पर क्योंकि एक बार हेट्रोजाइगस आ चुका है इसलिए अपन इसको क्या मानेंगे, पूरे के पूरे को हेट्रोजाइगस ही मानेंगे। समझ में आया? ये क्या रहा, होमोजाइगस कंडीशन, और ये कैसी रही, हेट्रोजाइगस कंडीशन। एक और बार देख लीजिए, एक और बार मुझे कमेंट करके बताओगे कि ये कंडीशन जो है ये हेट्रोजाइगस है या फिर होमोजाइगस है। इन दोनों में से आपको मुझे बताना है कि कौन सा होमोजाइगस है और कौन सा हेट्रोजाइगस है। ठीक है, तब बताइएगा। ओके, नेक्स्ट देखिए, हम हेट्रोजाइगस और होमोजाइगस कर चुके हैं, उसके बाद आता है हमारा डोमिनेंट कैरेक्टर की बात। डोमिनेंट का मतलब होता है जो अपने आप को थ्रो बैक करता है, अपने आप को आगे सामने दिखाता है, बार बार अपने आप को गुंडे की तरह प्रेजेंट करता है। ठीक है, द कैरेक्टर विच इज एक्सप्रेस्ड इन हेट्रोजाइगस कंडीशन, ऐसा कोई कैरेक्टर जो कि हेट्रोजाइगस कंडीशन में अपने आप को एक्सप्रेस कर पा रहा है, ठीक है, उसे हम कहेंगे डोमिनेंट कैरेक्टर। हेट्रोजाइगस कंडीशन याद है, एक कैपिटल होगा और एक स्मॉल होगा। यहाँ देखिए, एक कैपिटल होगा एक स्मॉल होगा। मान लेते हैं ये कैपिटल वाला जो है ये कोई एक कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करता है, ब्लू आई को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, और जो स्मॉल वाला है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ब्लैक आई को। ये ब्लू आईज को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये वाला ब्लैक आईज को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ए मैंने कैपिटल लिखा है ना, मतलब वो क्या है, डोमिनेंट है। तो अगर किसी भी पर्सन के अंदर दोनों तरह के जीन्स प्रेजेंट होंगे, कैपिटल ए और स्मॉल ए,
तो उसकी आईज कैसी होंगी, क्या बीच की हो जाएंगी क्या? नहीं, उसकी आईज कैसी होंगी? डोमिनेंट वाली, मतलब ब्लू आईज होंगी। तो समझ में आया आपको? यहाँ पे क्या हो रहा है, डोमिनेंट का मतलब है जो अपने आप को हेट्रोजाइगस कंडीशन में भी शो करे, ठीक है। रेसेसिव का मतलब क्या है? रेसेसिव का है जो अपने आप को हेट्रोजाइगस कंडीशन में शो ना करे। समझ में आया? होमोजाइगस में तो सब अपने आप को दिखाते ही हैं भाई। बहुत सारे बच्चे या बहुत सारे लोग एक साथ झुंड में चले जाएंगे तो अपने एक कल्चर या अपने कास्ट, अपने क्रीड को शो करेंगे ही बिल्कुल, है ना। पर मान लेते हैं कोई एक पर्सन बहुत बड़े झुंड में चला गया, वो कोई पर्टिकुलर कास्ट और क्रीड का है, वो दूसरे कास्ट और क्रीड में चला गया, तो वो क्या अपने आप को शो कर पा रहा है? अगर शो कर रहा है तो वो डोमिनेंट कहलाएगा, और अगर वो शो नहीं कर पा रहा है तो उसे हम रेसेसिव कहेंगे। समझ में आया? समझ में आया सबको? ठीक है। नेक्स्ट देखिए, फिनोटाइप। फिनोटाइप का मतलब है मैं बाहर से कैसे दिख रहा हूं। कोई भी कैरेक्टर बाहर से, मतलब उसका जीन अंदर कुछ भी हो, डोमिनेंट हो, रेसेसिव हो, कुछ भी हो, वो बाहर से कैसा दिखाई देता है, उसकी फिजिकल अपीयरेंस क्या है, उसे हम फिनोटाइप कहते हैं, ठीक है। तो फिजिकल एक्सप्रेशन ऑफ ए कैरेक्टर, किसी भी कैरेक्टर का बाहर से वो मॉर्फोलॉजिकली, फिजिकली कैसा दिखाई दे रहा है, उसको हम फिनोटाइप कह रहे हैं। नेक्स्ट देखिए, जीनोटाइप। जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ए कैरेक्टर, उसमें अंदर जीन्स कौन से हैं। मतलब मैंने बोला कोई एक पर्सन है वो हेट्रोजाइगस कंडीशन में है, तो हेट्रोजाइगस कंडीशन में है पर फिर भी कैसा शो हो रहा था, ब्लू आईज में शो हो रहा था, मतलब इसका फिनोटाइप तो क्या हो गया, ब्लू आईज, ठीक है। फिनोटाइप कैसा हुआ, ब्लू आईज। पर अगर अपन इसके जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन को देखें, मतलब जीन्स को देखें, तो इसके पास एक ब्लू आई का कैरेक्टर भी है, ब्लू आई का जीन भी है, और एक ब्लैक आई का जीन भी है। तो दोनों जीन होने की वजह से इस कंपोजिशन को हम क्या कहेंगे, जीनोटाइप कहेंगे, ठीक है। तो अगर किसी के जीन्स के बारे में बताते हैं कि वो होमोजाइगस है, हेट्रोजाइगस है, वो क्या होता है, जीनोटाइप होता है। और अगर किसी के फिजिकल अपीयरेंस के बारे में बताते हैं, उसे फिनोटाइप कहेंगे। नेक्स्ट कंडीशन है हाइब्रिड। हाइब्रिड का मतलब है दो अलग अलग इंडिविजुअल्स को, एन इंडिविजुअल प्रोड्यूस्ड बाय मेटिंग ऑफ जेनेटिकली अनलाइक पेरेंट्स। अगर हमने दो अलग अलग पेरेंट्स को आपस में क्रॉस करवाया है, ठीक है, और वो दोनों पेरेंट्स एक दूसरे से बिल्कुल जेनेटिकली डिफरेंट है, दोनों के जीन्स बिल्कुल अलग है, उन दोनों को आपस में क्रॉस करवाया है, तो जो इंडिविजुअल बनेगा, ठीक है, तो जो इंडिविजुअल डेवलप होगा उसे हम हाइब्रिड कहेंगे। जैसे कि आपको एग्जांपल बताऊं, हॉर्स और डंकी, जानते हैं दोनों को, हॉर्स और डंकी की आपस में मेटिंग करवाई गई थी, तो जो नया इंडिविजुअल बना था उसे हम कहते हैं खच्चर, ठीक है, उसको खच्चर कहा जाता है। और वो क्या है, एक हाइब्रिड जनरेशन है, दोनों हॉर्स और डंकी एक दूसरे से बिल्कुल बिल्कुल अलग अलग दिखते हैं, ठीक है। तो इन दोनों की जब मेटिंग करवाई गई, दोनों जेनेटिकली डिफरेंट है, इन दोनों से जो बना वो क्या कहलाएगा, हाइब्रिड कहलाएगा। समझ में आया आपको हाइब्रिड का मतलब, ठीक है। अब यहाँ देखिए कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं डोमिनेंट और रेसेसिव कैरेक्टर के। डोमिनेंट में जैसे क्लेफ्ट चिन है और नो क्लेफ्ट है। डोमिनेंट जैसा क्या होता है, क्लेफ्ट चिन, मतलब जिनके चिन के यहाँ पे थोड़ी लाइन बनी हुई होती है, ये डब्ल्यू शेप बना हुआ होता है, उसको अपन कहते हैं क्लेफ्ट चिन। तो ये डोमिनेंट है, और जिनके क्लेफ्ट नहीं होता वो रेसेसिव है। भाई मेरे तो नहीं है, तो मतलब मेरा क्या है, रेसेसिव कैरेक्टर शो हुआ है, मतलब इसके लिए मेरे पास क्या कैसा जीन होगा, होमोजाइगस जीन होगा। यहाँ पे मेरे पास कैसा जीन होगा, होमोजाइगस। तो यहाँ पे अगर लिख दूं मैं, तो यहाँ पे स्मॉल ए से रिप्रेजेंट करेंगे इसको, कैपिटल ए स्मॉल ए से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और कैपिटल ए से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। समझ में आया, ठीक है। विडोज पीक का मतलब है हमारे हेयर लाइन पे एक वी जैसा या डब्ल्यू जैसा शेप बन जाता है, उसे विडोज पीक कहते हैं। ये डोमिनेंट होती है, ठीक है, तो डब्ल्यू से रिप्रेजेंट कर देते हैं, या तो डब्ल्यू होगा, मतलब कैपिटल डब्ल्यू और स्मॉल डब्ल्यू, ठीक है, तो या तो दोनों कैपिटल होंगे या हेट्रोजाइगस कंडीशन में होगा। नो विडो पीक, मेरे पास विडो पीक नहीं है, इसलिए मेरा कैसा होगा, होमोजाइगस रेसेसिव होगा। नेक्स्ट, डिंपल्स पढ़ना। जो डिंपल्स आपने देखे हैं, डिंपल्स पढ़ते हैं ना, जो लोग हंसते हैं, बहुत जोर से हंसते हैं, उनके क्या होता है, डिंपल्स पढ़ते हैं। तो ये कैसी है, एक होमोजाइगस कंडीशन में भी हो सकती है और हेट्रोजाइगस में भी हो सकती है, डोमिनेंट कैरेक्टर है। जिनके डिंपल्स नहीं पढ़ते, मेरे डिंपल्स नहीं पढ़ रहे भाई, तो मैं होमोजाइगस कैसी हूँ, रेसेसिव हूँ। भाई अब तक मेरे तो होमोजाइगस रेसेसिव ही आ रहा है,
और आपके देखना क्या आ रहा है। नेक्स्ट, ब्राउन ब्लैक हेयर। ब्राउन ब्लैक हेयर जो होते हैं जनरली मेरे ब्राउन है, ब्राउन या फिर ब्लैकिश हेयर है, वो कैसे होता है डोमिनेंट। चलो मैं इसमें तो डोमिनेंट हुई, कहीं तो डोमिनेंट हो गए हम, है ना, कहीं तो डोमिनेंट हुए, तो ये मेरा डोमिनेंट है। और रेसेसिव, ये रेसेसिव कैरेक्टर नहीं है मेरे पास। ओके, नेक्स्ट, फ्रेकल्स। फ्रेकल्स का मतलब होता है हमारे नोज के आसपास कुछ दाने जैसे या फिर जैसा ऐसा लगता है कि पिंपल्स हुए हैं, वैसे फ्रेकल्स वाला जो निशान होता है वो डोमिनेंट होते हैं। जनरली ये नॉर्थ अमेरिकन वगैरह में देखा जाता है। हमारे पास फ्रेकल्स नहीं होते, इंडियंस के जनरली नहीं होता, किसी किसी के हो भी सकता है क्योंकि रेसेसिव कैरेक्टर है हमारा, और ये डोमिनेंट फ्रेकल्स जो होते हैं वो डोमिनेंट कैरेक्टर होते हैं। नेक्स्ट आता है ब्राउन आइज। मेरी ब्लैक आइज है भाई, ठीक है, ब्राउन या ब्लैक आइज क्या होती है, डोमिनेंट होती है। नेक्स्ट देखिए, फ्री ईयरलोब। अगर ईयरलोब फ्री है, फ्री मतलब ये यहाँ से अटैच नहीं है, ये हमारे जहाँ पे अपन ये कानों के पहनते हैं ना, इयरिंग्स पहनते हैं, वो अगर इस नेक वाले रीजन से, फेस वाले रीजन से बिल्कुल चिपका हुआ है तो उसको अपन कहेंगे अटैच्ड ईयरलोब। और अगर बिल्कुल थोड़ा सटा हुआ है, अलग से दिख रहा है, तो उसको अपन कहेंगे फ्री ईयरलोब। जैसे आपने पीके के कान देखे थे, पीके मूवी में आमिर खान के कान देखे थे, वो कैसे दिखाई दे रहे थे, अलग से दिखाई दे रहे थे, वो मूव भी कर सकता था, ठीक है, तो वो क्या है, फ्री ईयरलोब है। और हमारे कैसे हैं, मेरे कैसे हैं एक्चुअली में, अटैच्ड ईयरलोब है, ठीक है। तो समझ में आया कौन से डोमिनेंट कैरेक्टर हैं और कौन से रेसेसिव कैरेक्टर हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम अब बात करेंगे ग्रीगर जॉन मेंडल, जो कि कहलाते थे फादर ऑफ जेनेटिक्स। भाई इनकी वजह से हमें जेनेटिक्स पढ़नी पड़ रही है, समझ में आया, तो यही है, इनको मारो जाके, पर नहीं मारना नहीं है, मर चुके हैं ऑलरेडी। बहुत दुखदाई इनकी कहानी है, आपने सुनी होगी, नहीं तो हम भी सुनाएंगे। ओके, तो मेंडल ने एक जो एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट किए थे, हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट किए थे, मतलब उन्होंने अलग अलग प्लांट्स को एक साथ मिक्स करके कुछ नया प्लांट बना दिया, वो हाइब्रिड बन गए, ठीक है। तो हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट्स किए थे, किस पे किए थे, गार्डन पीस पे किए थे, ठीक है, मटर के दाने पे, जो मटर हम उगाते हैं गार्डन्स के अंदर, उस पे किए थे। गार्डन पी का साइंटिफिक नेम है पाइसम सटाइवम, याद रखना है, गार्डन पी का साइंटिफिक नेम पाइसम सटाइवम होता है। और इन्होंने ये एक्सपेरिमेंट्स 7 साल तक किए थे, 7 ईयर्स तक ये एक्सपेरिमेंट चला था, 1856 से 1863 में, ठीक है। तो 7 ईयर्स तक ये एक्सपेरिमेंट किया था इन्होंने गार्डन पी पे, गार्डन पी का नाम पाइसम सटाइवम, ग्रीगर जॉन मेंडल ने। इनके साथ थोड़ा सा बहुत बुरा हुआ था, इन्होंने गार्डन पी पे एक्सपेरिमेंट किए, 7 साल तक मेहनत करी, 7 साल मेहनत करने के बाद भी क्या हुआ, ये जब ऑफिस पहुंचे, पेटेंट करवाना चाहा अपने वर्क को, तो साइंटिस्ट जो वहां पे थे वो इनके काम को समझ नहीं पाए। इन्होंने इतना बढ़िया काम किया था कि इनको काम को समझ नहीं पाए, उनको लगा पता नहीं क्या बकवास लिख रखा है इसकी फाइल में, इसको तो हटा देते हैं, ठीक है। तो इनका पेपर पब्लिश भी हुआ, पर इतना ज्यादा रिकॉग्नाइज नहीं हो पाया क्योंकि वो मानते नहीं थे, मतलब उनको समझ में नहीं आता था कि ये क्या चीजें दे रखी हैं। उस वक्त इतनी आइडियोलॉजीज नहीं थी, इतना ब्रेन डेवलप्ड नहीं था लोगों का, ठीक है। तो नेक्स्ट फिर जब कुछ सालों बाद, काफी सालों बाद, जब 3 और साइंटिस्ट थे जिनको रीडिस्कवरर ऑफ मेंडल कहा जाता है, ठीक है, उन्होंने मेंडल की ही डिस्कवरीज को वापस से डिस्कवर किया, वापस से वैसे ही एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट करके दिए। और जब वो ऑफिस पहुंचे तीनों साइंटिस्ट, उन्होंने आके अपना वर्क सबमिट किया, तो फिर वो ऑफिस वालों को याद आया कि पेटेंट ऑफिस वालों को या फिर जो भी ये चीजें देखते हैं इनोवेशन एक्सपेरिमेंट्स को, उनको याद आया कि यार कोई और बंदा भी आया था, उसने भी कुछ ऐसा ही काम किया था, उसकी फाइल निकाल के देखते हैं। तो जब उन्होंने मैच किया तो बिल्कुल सेम टू सेम वही फंक्शन निकला, पर इतने सालों पहले ही वो काम कर चुका था, इसीलिए उसको बाद में रिकॉग्निशन मिला फादर ऑफ जेनेटिक्स का, ठीक है। तो ग्रीगर जॉन मेंडल बहुत पहले ये काम कर चुके थे, पर उनको उस वक्त रिकॉग्निशन नहीं मिला, उनको उस वक्त पहचाना नहीं गया। पर बाद में जब रीडिस्कवरी हुई, रीडिस्कवरी के बाद उनको समझ में आया कि ये जो है बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, इन्होंने बहुत सारे लॉज जो अलग अलग चीजें बताई थी वो बिल्कुल सही थी, इसीलिए उनको बाद में उनको रिनॉन करने के लिए फादर ऑफ जेनेटिक्स बनाया गया। हिस्ट्री की क्लास हो गई थोड़ी सी, थोड़ा आगे वापस बायोलॉजी पे आ जाते हैं, ठीक है। अब उन्होंने
जो भी गार्डन पी लिया था, पायसम सटाइवम लिया था, उस पर कैसे स्टेप्स में काम किया था। सबसे पहला देखिए, सिलेक्शन ऑफ 2 पी प्लांट्स विद कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स। उन्होंने ऐसे पी प्लांट्स लिए थे जिनके अंदर कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स हो, मतलब जैसे एक टॉल हो तो दूसरा ड्वार्फ हो। ऐसा नहीं हो कि एक टॉल है तो मीडियन है, बीच का कैरेक्टर नहीं लेना है, बिल्कुल दोनों एक्सट्रीम पॉइंट्स पे लेना है, ठीक है। तो ऐसे कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स वाले प्लांट्स लिए। इन्होंने इमैस्कुलेशन टेक्निक यूज करी। इमैस्कुलेशन का मतलब क्या होता है, जब हम बायसेक्सुअल फ्लावर में से जो मेल पार्ट है फ्लावर का, आपको याद हो आपके सेकंड चैप्टर में ये था, सेकंड चैप्टर में ये दे रखा था कि जो बायसेक्सुअल फ्लावर्स होते हैं उनके अंदर एक तो मेल पार्ट होता है जिसे हम एंथर कहते हैं, ठीक है। ये रहा हमारा एंथर, मेल पार्ट, जिसको स्टेमन भी कहा जाता है। मतलब ये स्टेमन है, इस स्टेमन का जो ऊपर वाला पोर्शन है, इस वाले पोर्शन को एंथर कहा जाता है। तो अगर मैं इस एंथर को रिमूव कर दूं इस बायसेक्सुअल प्लांट में से, तो सिर्फ फीमेल पार्ट रह जाएगा, और उस फीमेल पार्ट को मैं अपनी मर्जी से, अपने पसंद के पॉलन ग्रेन से उसको पॉलिनेट करवा सकते हैं, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, इमैस्कुलेशन की टेक्निक करी, मतलब जो भी बायसेक्सुअल फ्लावर थे उसमें से एंथर्स को गायब कर दिया, काट के हटा दिया, ठीक है। तो रिमूवल ऑफ एंथर्स वन ऑफ द प्लांट टू अवॉइड सेल्फ पॉलिनेशन। एंथर्स को हटाने से क्या हुआ, अब वो सेल्फ पॉलिनेशन, मतलब ये वाले एंथर्स जो है वो अपने पॉलन ग्रेन्स इस स्टिग्मा पे नहीं गिरा पाएंगे। नेक्स्ट, पॉलिनेशन करवाया, अपनी मर्जी से पॉलिनेशन करवाया, क्रॉस पॉलिनेशन, कलेक्शन ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम द मेल पेरेंट एंड ट्रांसफरिंग टू द फीमेल पेरेंट। जो भी पॉलन ग्रेन्स उन्होंने कलेक्ट किए उसको ट्रांसफर कराया फीमेल पार्ट पे। कलेक्शन एंड जर्मिनेशन, और फिर जब जो सीड्स बने उनको कलेक्ट करके वापस से ग्रो करवाया। तो इसमें काफी टाइम लगा, मतलब उनको 7 साल लग गए पूरे एक्सपेरिमेंट को कंडक्ट करने के लिए, क्योंकि उनको अलग अलग तरीके से देखना था कि प्लांट्स किस तरह से ग्रो हो जाते हैं और उसमें नए प्लांट जो बनते हैं वो किस तरह के ग्रो होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अब उन्होंने 7 कैरेक्टर्स के ऊपर स्टडी किया था। याद रखना है, मेंडल ने पायसम सटाइवम पे काम किया था, 7 साल तक काम किया था और 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स को लेकर काम किया था। वो 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स क्या क्या है देखिए। सबसे पहला था स्टेम हाइट। पी प्लांट को थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, पी प्लांट कैसा दिखाई देता है। हमने मटर के दाने तो खाए हैं, मटर को खोल खोल के खाया भी होगा, फली भी देखी होगी उसकी, तो उसको थोड़ा सा ध्यान में रख के पढ़ना है इसको, क्योंकि हमें ये 7 कैरेक्टर्स कौन सा डोमिनेंट होता है, कौन सा रेसेसिव होता है, ये याद करना होता है। ये एग्जाम में आता है, नीट के एग्जाम में भी पूछा जाता है जनरली, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन है, रटने वाला क्वेश्चन है, इसलिए करना पड़ता है, ओके। स्टेम हाइट, टॉल या ड्वार्फ। टॉल जो है वो डोमिनेंट है और जो ड्वार्फ है वो रेसेसिव है। नेक्स्ट है फ्लावर पोजीशन, कि फ्लावर स्टेम के ऊपर कहाँ की किस तरफ प्रेजेंट होगा, उसको ओपन बोल रहे हैं, ठीक है। तो अगर साइडवेज, इस तरह से साइडवेज प्रेजेंट है तो वो एक्सियल पोजीशन होती है, और अगर सिर्फ एंड पे, सिर्फ स्टेम के एंड पे प्रेजेंट है वो टर्मिनल पोजीशन कहलाती है, ठीक है। तो एक्सियल और टर्मिनल। फ्लावर कलर, वायलेट कलर जो है वो डोमिनेंट है और व्हाइट कलर रेसेसिव है। ऑब्वियसली वायलेट कलर जो है वो ज्यादा डार्क होता है तो डोमिनेंट ही होगा, और व्हाइट कलर लाइट होता है रेसेसिव होगा। पॉड शेप, मतलब जो फली है, जो मटर का जो फली आती है मटर की, उसको हम पॉड कहते हैं। वो इन्फ्लेटेड है या कॉन्स्ट्रिक्टेड है। इन्फ्लेटेड देखो यहाँ पे, कॉन्स्ट्रिक्टेड मतलब टेढ़ी मेढ़ी है, इसे दबी हुई है, या फिर फुल पूरी तरह से बड़ी हुई है, उसको अपन इन्फ्लेटेड कह रहे हैं। पॉड शेप हो गया। नेक्स्ट है पॉड कलर। अब पॉड कलर जनरली मैंने तो ग्रीन ही देखा है भाई, अगर येलो देखा मतलब गंदा, मटर अच्छा नहीं है ना, तो जनरली ग्रीन होता है। सीड शेप कैसा है, राउंड है। अंदर जो हम मटर निकालते हैं, मटर देखते हैं, वो जनरली राउंड होता है। अगर रिंकल्ड होगा तो हम मानते हैं कि वो खराब मटर है, या फिर उसको हम कह सकते हैं कि वो टेस्ट में इतना अच्छा नहीं होगा। तो राउंड, और दूसरा क्या हो गया रेसेसिव वाला, रिंकल्ड। सीड कलर कैसा हुआ, सीड कलर जो है वो जनरली ग्रीन ही देखा है मैंने, ग्रीन और येलो दोनों दिखाई देते हैं। तो जो येलो वाला होता है, येलो कलर होता है, वो डोमिनेंट होता है। तो आपको कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स समझ में आ गए होंगे, कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स कौन कौन से हैं, ओके।
तो सबसे पहले हम बात करेंगे मोनोहाइब्रिड क्रॉस की। हमें मेंडल के लॉज के बारे में स्टार्ट करना है, पर मेंडल के लॉज पढ़ने से पहले हमें दो टाइप के क्रॉस के बारे में जानना होगा। उन दोनों टाइप के क्रॉस का क्या है, एक तो होता है मोनोहाइब्रिड क्रॉस और एक होता है डाइहाइब्रिड क्रॉस। ठीक है, दोनों के बारे में स्टडी करेंगे हम। सबसे पहला मोनोहाइब्रिड क्रॉस। मोनो का मतलब क्या होता है? मोनो का मतलब आपने अब तक पढ़ा होगा सिंगल होता है। क्या होता है? सिंगल। हाइब्रिड का मतलब आपको पता है, दो पेरेंट्स को एक साथ मिक्स करके क्रॉस करवाना है। अ क्रॉस इन्वॉल्विंग टू प्लांट्स, यहाँ पे दो प्लांट्स को इन्वॉल्व करेंगे डिफरेंट इन वन कैरेक्टर पेयर, जिनके अंदर सिर्फ एक कैरेक्टर को अगर अपन यूज करके क्रॉस करवा रहे हैं तो उसे मोनोहाइब्रिड क्रॉस कहेंगे। जैसे एक प्लांट है टॉल, दूसरा है ड्वार्फ, तो यहाँ पे हमने क्या लिया है? सिर्फ हाइट का कैरेक्टर लिया है। क्या लिया है? सिर्फ हाइट को एज अ कैरेक्टर लिया है, उसी को यूज कर रहे हैं, तो इसे हम क्या कहेंगे? मोनोहाइब्रिड क्रॉस। या फिर अगर मैं सिर्फ कलर का कैरेक्टर ले लूं, तो कलर को यूज करूं, तो येलो और ग्रीन को आपस में क्रॉस करवाऊं, तो ये भी क्या कहलाएगा? मोनोहाइब्रिड क्रॉस। तो समझ में आया, मोनोहाइब्रिड का मतलब क्या है? सिंगल कैरेक्टर को यूज करके, सिंगल कैरेक्टर को यूज करके अगर अपन कोई क्रॉस करते हैं तो उसे मोनोहाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट देखिए, अब ये मोनोहाइब्रिड क्रॉस करके दिखाया है हमने एक जीन का या एक कैरेक्टर का। ये होमोजाइगस टॉल प्लांट है। इस होमोजाइगस टॉल, होमोजाइगस कैसे है भाई? होमोजाइगस याद है आपको, यहाँ पे कैपिटल टी और कैपिटल टी शो हो रहा है। ठीक है, यहाँ कैपिटल टी है, इसीलिए इसको होमोजाइगस प्लांट कह रहे हैं। यहाँ पे भी होमोजाइगस देखिए ड्वार्फ है। अच्छा, टॉल जो है वो डोमिनेंट है, टॉल डोमिनेंट है, इसलिए इसको कैपिटल टी से रिप्रेजेंट किया है। ड्वार्फ जो है वो रेसेसिव है, इसलिए स्मॉल टी से रिप्रेजेंट किया है। ओके, तो जब भी क्रॉस करते हैं सबसे पहले याद रखते हैं एक पैटर्न होता है, पैटर्न फॉलो करना होता है। सबसे पहले हम पेरेंट्स लिखते हैं कि कौन कौन से पेरेंट्स ले रहे हैं क्रॉस करते वक्त। ठीक है, क्वेश्चंस आते हैं क्रॉस करवाने के, क्रॉस करने के लिए, तो उसके लिए ध्यान रखना है क्या पैटर्न फॉलो करना है। ओके, सबसे पहले पेरेंट्स लिखते हैं। यहाँ पे हमने दो पेरेंट्स लिए हैं, होमोजाइगस टॉल और होमोजाइगस ड्वार्फ, दोनों होमोजाइगस कंडीशन में लिए हैं। फिर इसका जीनोटाइप लिखते हैं। जीनोटाइप क्या है हमारे होमोजाइगस टॉल का? होमोजाइगस है भाई, तो दोनों सेम सेम रहेंगे। टॉल है मतलब डोमिनेंट कैरेक्टर है, तो कैपिटल टी ले सकते हैं। अच्छा, टी क्यों लिया? ए बी सी इतने सारे लेटर्स हैं मेरे पास, कौन से वो क्यों नहीं लिया? क्योंकि हम टॉल और ड्वार्फ, टॉल की बात कर रहे हैं क्योंकि हमें याद रखना है कि कौन सा कैरेक्टर यूज कर रहे हैं, तो उसको यूज करके हमने कैपिटल टी को लिया है। आप चाहें तो कैपिटल ए वगैरह भी यूज कर सकते हैं, कोई और लेटर भी यूज कर सकते हैं, पर कन्वीनियंटली जो कैरेक्टर होता है उसका ही फर्स्ट लेटर यूज कर लेते हैं जनरली। ओके, तो हमने जीनोटाइप लिख लिया, पेरेंट्स के बाद क्या लिख लिया? जीनोटाइप। ये जीनोटाइप हो गया। उसके बाद हम बनाते हैं गैमेट्स। गैमेट्स बनाते वक्त ध्यान रखना है कि क्रोमोसोम्स जितने भी होते हैं हमारे पास, अगर दो क्रोमोसोम्स हैं तो उसका हाफ जाएगा। ठीक है, उसका हाफ जाएगा मतलब। ठीक है, तो क्रोमोसोम्स मेरे पास दो क्रोमोसोम्स है, दोनों क्रोमोसोम्स पे कैपिटल टी है, तो उसका हाफ मतलब एक कैपिटल टी यहाँ पे गैमेट्स के फॉर्म में चला जाएगा। याद रखना है क्या होता है, हमारे पास जो जीनोटाइप है उसमें से सिर्फ आधा ही जाएगा। मेरे पास दो हैं तो दो में से एक ही जाएगा। समझ में आया? क्योंकि गैमेट्स के अंदर क्या होता है? मियोसिस डिवीजन होता है। याद हो तो आपको, मियोसिस डिवीजन होता है जिसमें क्रोमोसोम्स का नंबर हाफ हो जाता है। ओके, तो यहाँ पे कैपिटल टी जाएगा, यहाँ स्मॉल टी था, कैसा जाएगा? स्मॉल टी जाएगा, एक ही जाएगा। ओके, इन दोनों को क्रॉस करवाया, हमारी F1 जनरेशन मिल गई। हमें क्या मिली? F1 जनरेशन मिल गई, कैपिटल टी स्मॉल टी। ये कैसी कंडीशन है? हेट्रोजाइगस है भाई, दोनों अलग अलग लेटर्स हैं। ठीक है, हेट्रोजाइगस कैसा है? टॉल दिखेगा क्योंकि कैपिटल टी प्रेजेंट है जो कि डोमिनेंट होता है। ओके, नेक्स्ट बात करें, अब इसकी सेल्फिंग करवा रहे हैं, मतलब जो हमें F1 जनरेशन मिली है, फर्स्ट फीलियल जनरेशन जो मिली है उसकी सेल्फिंग करवा रहे हैं। यहाँ पे पेरेंट्स F1 जनरेशन वाले ही है, हेट्रोजाइगस टॉल और हेट्रोजाइगस टॉल। ये देखिए, इसके गैमेट्स बनाएंगे। गैमेट्स बनाने के लिए मैंने क्या बोला? हाफ जाएगा, मतलब एक गैमेट के अंदर यहाँ पे दो है ना, दो क्रोमोसोम है ना, यहाँ पे कितने हैं? दो क्रोमोसोम्स हैं, तो दो का कितना होता है? हाफ। एक ही होता है भाई,
2 का हाफ कितना होता है? 1 ही होता है। तो एक गैमेट के अंदर एक ही क्रोमोसोम जाएगा, पर क्योंकि अलग अलग तरह के जीन्स हैं, अलग अलग तरह के क्रोमोसोम्स हैं, तो एक के पास हमने कैपिटल टी को भेज दिया और एक के पास स्मॉल टी को भेज दिया। इधर देखिए हेटेरोजाइगस टॉल में यहाँ पे कैपिटल टी है, स्मॉल टी है, तो एक के पास हमने कैपिटल टी को भेज दिया, एक के पास स्मॉल टी को भेज दिया। अगर मान लेती हूँ कि यहाँ पे कैपिटल टी होता है, ठीक है, अगर यहाँ पे दोनों सिमिलर होते तो सिर्फ एक ही गैमेट आता, ये नहीं आता। समझ में आया? ठीक है, अलग अलग होंगे तो दोनों आएंगे, और अगर एक जैसे होंगे तो सिर्फ एक आएगा। ओके, अब देखिए यहाँ पे हमने गैमेट्स बना लिए। गैमेट्स बनाने के बाद ये पुनेट स्क्वायर बनाना होता है। इसे क्या कहते हैं? पुनेट स्क्वायर, या फिर जिसको चेकर बोर्ड भी कहा जाता है। पुनेट स्क्वायर में हम मान लेते हैं ये मेल है और ये फीमेल है, ये मेल गैमेट्स हैं और ये फीमेल गैमेट्स हैं। तो यहाँ पे मैंने मेल गैमेट्स लिख दिए और यहाँ पे फीमेल गैमेट्स लिख दिए। ये कैपिटल टी, स्मॉल टी, ये मेल गैमेट्स हो गए और ये फीमेल गैमेट्स हो गए। तो इनको क्रॉस करवाना है। कैपिटल टी को क्रॉस करवाएंगे, क्या मिलेगा? टॉल मिलेगा। ठीक है, फिर इसको इससे क्रॉस करवाएंगे, ये भी टॉल रहेगा, कैपिटल टी स्मॉल टी। ये कैसी कंडीशन है? कैपिटल टी स्मॉल टी कंडीशन है। यहाँ पे वही सेम कैपिटल टी स्मॉल टी, यहाँ पे स्मॉल टी। जो डोमिनेंट है, अगर यहाँ पे कैपिटल टी प्रेजेंट होगा वो सारे टॉल हो गए, और ये कंडीशन यहाँ पे कैपिटल टी नहीं है तो ये कैसा हो गया? डॉफ हो गया। तो अगर मैं इसका फिनोटिपिक रेशियो देखूं, फिनोटिपिक रेशियो मतलब बाहर से कैसे दिखाई दे रहे हैं, बाहर से कैसे दिखाई दे रहे हैं? मेरे को 3 तो टॉल दिख रहे हैं भाई। 3 कैसे दिख रहे हैं? टॉल दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, 3 टॉल दिखाई दे रहे हैं, इसीलिए मैंने क्या लिखा? 3 टॉल, और ड्वार्फ कितना था? 1 था। तो ये हो गया इसका मोनोहाइब्रिड क्रॉस का फिनोटिपिक रेशियो। मोनोहाइब्रिड क्रॉस में फिनोटिपिक रेशियो कैसा आया? 3:1 का आया। नेक्स्ट देखिए जीनोटिपिक रेशियो। यहाँ पे मुझे होमोजाइगस टॉल 1 मिला था, हेटेरोजाइगस टॉल 2 मिले थे। याद आ रहा आपको? देखो, एक होमोजाइगस टॉल है, ये 2 हेटेरोजाइगस टॉल है, एक होमोजाइगस ड्वार्फ है। तो इस हिसाब से हमारा रेशियो क्या हो गया? 1:2:1 हो गया। अगर ये क्रॉस समझ में आ गया तो आगे का चैप्टर समझ में आएगा भाई, अगर नहीं आया तो दोबारा रिपीट करके देख लो। ओके, तो क्या करना है? हमने मोनोहाइब्रिड क्रॉस करवाया जिसमें एक ही कैरेक्टर को यूज किया जाता है, एक ही कैरेक्टर को लेकर हम आगे परफॉर्म करते हैं, आगे स्टडी करते हैं। जब भी हम क्रॉस करवाते हैं तो हमें याद रखना होता है गैमेट्स फॉर्मेशन क्या, क्योंकि सबसे ज्यादा गलती जो है वो गैमेट्स बनाने में ही होती है। ओके, तो अगर गैमेट सही बन गए तब आप आगे सही बनाएंगे। तो इसी तरह से उसने क्रॉस करवा के कुछ ऑब्जर्वेशंस दिए थे, कुछ ट्रेट्स के बारे में बताया था। He proposed that some factors were inherited from parents to offspring. उसने बताया कि कुछ फैक्टर्स होते हैं, कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो पेरेंट से ऑफस्प्रिंग के अंदर ट्रांसफर होती हैं। ठीक है, फैक्टर्स आर नाउ कॉल्ड एज जीन्स, और उन्हीं फैक्टर्स को अब हम क्या कहते हैं? जीन्स कहते हैं। उन्हीं फैक्टर्स को जीन्स कहा जाता है। जॉनसन नाम के साइंटिस्ट थे, उन्हें फैक्टर वर्ड पसंद नहीं आ रहा था। जॉनसन बेबी वाला जॉनसन नहीं है, अलग जॉनसन है। ठीक है, तो जॉनसन नाम के साइंटिस्ट हैं, उन्होंने बोला हम फैक्टर नहीं बोलेंगे, जीन बोलेंगे, तो उन्होंने नया नाम दिया जीन के बारे में। तो हमारे पास जो F1 जनरेशन आई, कैपिटल टी स्मॉल टी वाली, जो F1 जनरेशन आई व्हेन सेल्फ पॉलिनेटेड, हमने सेल्फिंग करवाई, उसकी प्रोड्यूसेस गैमेट्स, कैपिटल टी एंड स्मॉल टी। उससे नए गैमेट्स बने, 2 अलग अलग तरह के, इन इक्वल प्रोपोर्शन। दोनों कैसे थे? इक्वल प्रोपोर्शन में बने थे हमारे पास। जितने कैपिटल टी बने थे उतने ही कितने बने थे? स्मॉल टी बने थे। ठीक है, ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन pollen grains of small capital T have 50% chance to pollinate eggs of the capital T and small t। हम ये मानते हैं गैमेट्स बनाते वक्त कि जो कैपिटल टी वाला जो हमारे पास गैमेट है, ये जो कैपिटल टी वाला गैमेट है, इसके पास चांस है कि ये इसको भी पॉलिनेट कर सकता है और इसको भी पॉलिनेट कर सकता है, मतलब दोनों के साथ हो सकता है। दोनों के पास 50-50% चांस है, इसके पास भी जा सकता है या फिर इसके पास भी जा सकता है। ठीक है, आल्सो pollen grains of genotype T have a 50% चांस टू पॉलिनेट एग्स ऑफ, तो और हम ये मानते हैं कि इसके पास भी वही चांस है। ठीक है, दोनों के पास बराबर चांस है। ऐसा तो है नहीं कि नहीं कैपिटल टी वाला जो छोटा गैमेट है वो छोटा बनेगा या बड़ा बनेगा, या स्मॉल टी वाला छोटा बनेगा बड़ा बनेगा, तो वो हो सकता है कि पहुंच नहीं पाए, जल्दी नहीं भाग पाए।
तो ऐसा कुछ नहीं होता है भाई, दोनों बराबर हैं, दोनों बराबर अमाउंट में बन रहे हैं, तो हम ऐसा मान के चलते हैं हाइपोथेटिकली कि ये जो है ये इक्वली चांस होता है। जैसे हम सोचें कि अगर कोई लड़की प्रेग्नेंट है या औरत प्रेग्नेंट है, तो उसके बॉय होगा या गर्ल होगा, तो उसके चांसेस 50-50 है भाई। कभी ऐसा नहीं कहेंगे कि नहीं यार इसके 100% है ना बॉय ही होगा, अनलेस हमने टेस्ट करवाया हो कोई, ठीक है। तो अगर हमें उसका भी कोई 50-50% चांसेस है, तो उसी तरह से प्लांट्स के अंदर भी यही होता है कि गैमेट्स के पास 50-50% चांसेस होते हैं एक दूसरे से क्रॉस करने के। इसीलिए हम सभी तरह की पॉसिबिलिटीज लेकर चलते हैं। तो 1/4 ऑफ रैंडम फर्टिलाइजेशन लीड्स टू कैपिटल टी। तो 1/4 आप जनरेशन देख रहे हैं, मतलब 4 में से 1, तो 1/4 हो गया। तो 1/4 जनरेशन जो है वो क्या शो कर रही है, कैपिटल टी शो कर रही है। हाफ जनरेशन हेट्रोजाइगस शो कर रही है और 1/4 ही क्या कर रही है, स्मॉल टी शो कर रही है। तो हमारे पास अगर अपन प्रोबेबिलिटी देखें तो 1/4, 1/2 और 1/4। तो प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए अगर इसका देखा जाए तो 1/4 मतलब कितना हो गया, 25%। 25% टॉल मिल रहे हैं, होमोजाइगस टॉल, 25% ही होमोजाइगस ड्वार्फ मिल रहे हैं, और अगर 50% क्या मिल रहे हैं हमें, हेट्रोजाइगस टॉल मिल रहे हैं। ओके, तो हमारे पास सारी पॉसिबिलिटीज हैं कि हमें इस तरह से मोनोहाइब्रिड क्रॉस में ये जनरेशन मिल सकती है। अब देखिए बायनोमियल एक्सप्रेशन किस तरह से किया जाता है इसका। बायनोमियल एक्सप्रेशन आपको याद हो, अगर ये जो कैपिटल टी स्मॉल टी वाला जनरेशन हमने सेल्फिंग करवाई थी, सेल्फिंग करवाने के लिए हमने एक कैरेक्टर, एक को x ले लिया, एक को y ले लिया। इस तरह से अगर अपन जनरेशन देखें तो हाफ प्लस हाफ का स्क्वायर, यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर से सॉल्व करेंगे। a प्लस बी के होल स्क्वायर से सॉल्व करने के बाद मुझे ये कुछ अमाउंट मिल रहा है। तो अगर अपन मैथमेटिकली भी इसको सॉल्व करना चाहें तो भी यही अमाउंट आ रहा है, मतलब 1/4 कैपिटल टी आ रहे हैं, 1/2 कैपिटल टी स्मॉल टी आ रहा है, और 1/4 स्मॉल टी आ रहा है, जो हमको पुनेट स्क्वायर और चेकर बोर्ड वाले मेथड में मिला था। अगर आपको ये चीज बायनोमियल एक्सप्रेशन ठीक से समझ में नहीं आई हो, क्योंकि हम बायो वाले हैं, मैथ्स के फॉर्मूले थोड़े से कम समझ में आते हैं, तो इसको भूल सकते हैं, कोई बात नहीं। आपको स्क्वायर से समझ में आया, पुनेट स्क्वायर से समझ में आया, वो बहुत बढ़िया है, ठीक है। तो हमने क्या किया, हमने F1 जनरेशन बना ली थी, F1 जनरेशन को डेवलप करवा के, सेल्फिंग करवा के हमने F2 जनरेशन बनाई। मेंडल ने सेल्फ पॉलिनेट करवाया F2 प्लांट्स को, ही फाउंड दैट ड्वार्फ प्लांट्स कंटिन्यूड टू जनरेट ड्वार्फ प्लांट्स इन F3 एंड F4। अब उसने F1 के बाद F2 बनाई, F2 के बाद F3 और F4 भी बना के देखा, तब उसने देखा ड्वार्फ प्लांट जो है वो आगे भी ड्वार्फ प्लांट ही बना रहा है, और जो होमोजाइगस टॉल प्लांट है वो आगे भी क्या बना रहा है, टॉल प्लांट बना रहा है। मतलब वो कैसा हो गया, प्योर हो गया। कैसा हो गया, प्योर। तो ही कंक्लूडेड दैट जीनोटाइप ऑफ द ड्वार्फ वाज होमोजाइगस। इसीलिए उसको ये पता चला कि जो ड्वार्फ का जीनोटाइप था वो कैसा था, होमोजाइगस, क्योंकि उसको जीन दिखाई नहीं दे रहा है, क्रोमोसोम दिखाई नहीं दे रहा। उस वक्त ऐसे माइक्रोस्कोपिक टेक्निक्स नहीं थी कि हम क्रोमोसोम निकाल के देख लें, ठीक है। तो उसने क्रॉस करवा के देखे ड्वार्फ्स के, तो उसको पता चला कि ड्वार्फ आगे जाके कुछ भी कर लो, कितनी भी जनरेशंस बना लो, वो क्या बना रहा है, ड्वार्फ ही बना रहा है। मतलब उसके पास कैपिटल टी नाम का जीन है ही नहीं, ओके। तो इससे उसने कंक्लूड कर लिया ये चीज। तो ये हुआ हमारा पार्ट 1, जिसमें हमने मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बारे में बात करी, 7 कैरेक्टर्स के बारे में बात करी, डोमिनेंट या रेसेसिव, सभी तरह के हमने इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में बात करी। नेक्स्ट जो पार्ट है उसमें हम मेंडल के लॉज और साथ में डाइहाइब्रिड क्रॉस के बारे में देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू। आपको जो भी डाउट्स हो जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। थैंक यू।